हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमित टिप्स। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव और भी बच गया था। वो मैं पिछली वीडियो में भी मैं बताया था कि अब मेरे को क्या क्या बताना है, आपको क्या क्या तैयारी करना है, जो कि आपको 2024 का जो ये एग्जाम है आने वाला है फरवरी में, आपके लिए परफेक्ट होगा। और छोटा से छोटा जो एक बारीकी से बारीकी मैं उसमें निकाल के बताया हूँ। एक वीडियो में उसको अपलोड मतलब कि कर चुका हूँ। मैं बोला था कि उसी वीडियो में मैं मतलब कि एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा निचोड़ बता दूंगा। बट किसी कारणवश आप ये समझो कि वो वीडियो बहुत बड़ा होते गया और बहुत ज़्यादा जीबी का भी बन गया, जिसके चलते मैं अपलोड करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मेरे को इसको दो भाग में बांटना पड़ा, तो एक भाग को मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखो तो पहले उसको आप जाकर देख लेना। और ये है दूसरा भाग, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के बाद अब आपको पक्का 100% आप मान लो कि आपको 30 नंबर ये दोनों वीडियो से पक्का आना ही तो आना है। तो ठीक है, चलते इसको अब मैं बढ़ाता हूँ। तो कल तक मैं द्विघात के पहले तक मैं बता चुका था। द्विघात में भी सर कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताया था द्विघात से भी। तो आज इसका अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो आपको देखिए कुछ ऐसा पूछेगा ना कि क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलो कि 5x² माइनस 4x+3। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और यहाँ से बोला जा रहा है कि आपको दिखाना है कि मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का क्या करेगा, मूलों का योगफल निकालना है। और पूछेगा मूलों का गुणनफल। ये दो तरीके से पूछता है। ठीक है, मूलों का योगफल पूछते और मूलों का क्या पूछेगा, तो गुणनफल पूछेगा। तो मूलों का योगफल पूछे या मूलों का गुणनफल पूछे, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है मूलों का योग। जैसे कि मान के चलिए ये दोनों का मूल है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो मूलों का योगफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर, ठीक है, -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। अब यहाँ पे देखो ए में है 5, बी में है -4, ठीक है, और सी में कितना है 3। इसको क्या करना है, इस पे बस खाली पुट कर देना है। इससे आपको एक नंबर आएगा, पक्का आएगा तो आएगा। अब मैं इतना तामझाम नहीं करता हूं, मैं आपको क्लियर रूप से भी बताऊंगा। तो देखिए बी है, जो बी है कितना, तो बी में देखिए पहले से -4 है और फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। और बी के मान है कितना, तो 4 है, तो चलिए 4 रख दिए। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 रख दिए। यानी 4/5, यानी मूलों का योगफल कितना है, तो 4/5 है। उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल भी पूछेगा आपको। तो मान के चलिए कि ये मूल है 2 को और ये इसका गुणनफल किए, तो होता है इसका फॉर्मूला c/a। क्या होता है, c/a। तो c में कितना है, तो ए बी सी, सी में कितना है, आई मीन 3 है, तो 3 रख दिए। ए में कितना है, तो ए में 5 है, तो 5 रख दिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछेगा। एक आपको क्वेश्चन पक्का आप मान लो कि 1 नंबर का ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा द्विघात समीकरण में। आपको पूछेगा कि इसका मूलों का योगफल बताइए या मूलों का गुणनफल बताइए, तो आपको इस तरीके से बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन वही था। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, हाँ, इसमें आपको एक समुच्चय भी निकालने के लिए बोलेगा, तो मैं थोड़ा वो भी बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी ऑब्जेक्टिव से चल रहा हूँ, मैं मेरे को सब्जेक्टिव नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। और सब्जेक्टिव मतलब इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि हाँ वहां से आपको 5 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप पहले देखो। ठीक है, चार चार मतलब 4 मैथ पूछेगा वैसा 5-5 नंबर वाला। ठीक है, जो को बनाना होगा 20 नंबर का। तो देखिए जैसे कि आपको अगर बोल दे शून्यांक निकालने के लिए, या बोल दे समुच्चय ज्ञात करने के लिए, तो अब आप क्या करोगे। अगर आपको बोला जाए कि समुच्चय निकालो या शून्यांक निकालो, तब आप क्या करोगे। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि x² - 9 = 0। मतलब इतना का हमको क्या निकालना है, तो शून्यांक निकालना है। इतना क्या निकालना है, तो शून्यांक निकालना है। तो इतना बराबर हम मान लेते हैं 0। मान लिए 0। ये -9 को हम वो साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा x² = 9। ये माइनस में हो गया तो प्लस में हो गया, तो भाई एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √9। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में जाएगा, और 9 का निकलता है 3 प्लस माइनस में, है ना। कितना निकलेगा, प्लस माइनस में 3 निकलेगा। यानी एक्स का बराबर कितना वैल्यू हुआ, तो 2 वैल्यू हुआ। एक तो 3 हुआ प्लस में और एक हुआ 3 माइनस में। और इसको आप अगर इस तरीके से मंथली क्वेश्चन में कर दीजिएगा ना, तो मतलब इसका हल समुच्चय होगा। अगर शून्यांक की बात करो तो ये हुआ शून्यांक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये शून्यांक भी समझ में आ गया और हल समुच्चय भी समझ में आ गया। मंथली क्वेश्चन में आपको कर देना है। ठीक है, अब इस तरीके से निकालना है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है। अब मैं अगला लेसन की ओर बढ़ता हूँ। अगला लेसन है समांतर श्रेणी। तो इससे क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो उसको मैं बताता हूँ। देखिए इससे पहले पहले एक ऑब्जेक्टिव आता है ना, सार्वंतराल ज्ञात करने के लिए आएगा। ठीक है, सार्वंतराल क्या होगा उससे भी मैं आता हूँ, उसके पास में भी आता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, पहले तो सार्वंतराल ही आएगा। जैसे मान के चलो ना कि 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब पूछा जा रहा है ना इसका सार्वंतराल क्या होगा, क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है कि सार्वंतराल अंतराल क्या होगा। तो सार्वंतराल पूछा जा रहा है, तो बाद में से पहले वाला भाग आपको घटा लेना है। यानी 7 - 5
तो कितना आया 2 आया। ठीक है, तो इसका सार अंतराल आपको इस तरीके से घटाना है, जैसे मैं आपको घटाया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको जो देगा वो एपी में ही देगा। एपी में कहने का मतलब है, ठीक है, एक तरीके से समांतर श्रेणी में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो भी इस तरीके से होता है, ये आपको बिल्कुल सेटिंग करके देगा। और इसमें आपको पूछेगा सर्व अंतराल, तो बाद में से पहले वाला कहीं से भी घटा के आप उसको लिख देना। तो इस तरीके से भी 1 नंबर का आएगा, तो मैं ये भी बता दिया। ठीक है, और भी ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, और डॉट 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 के कह रहा है कि ना कि इसका 7वां पद निकाले। कैसा बोल रहा है, तो 7वां पद बोल रहा है। इसका पूछ रहा है कि 7वां पद क्या होगा, इसका 7वां पद क्या होगा। 7वां पद के मतलब आपको समझ में आता है, 7वां पद मतलब क्या होता है। 7वां पद की यानी जो जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो उससे बढ़ते बढ़ते 7वां में कौन आएगा। देखिए 1 2 3 तक तो 11 आया है। ठीक है, उसी प्रकार से 7वां तक बढ़ने तक कौन आएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये 7 आया, ये 9 है, ये 11 है। तो देखिए कितना से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, तो 11, तो फिर 13 होगा, 14 फिर 15 होगा, 16 फिर 17 होगा, 18 फिर 19 होगा। अब देखिए तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में कौन आया, 19 आया। तो इसका आंसर 19 हुआ। लेकिन मैं ऐसे बताया आपको, बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं ऐसा इसलिए बताया कि आखिर 7वां पद यानी हुआ क्या। तो मैं ऐसे मतलब कि इसका कहने का मतलब कि ये लास्ट में ऐसे 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 गिन के 7वां बार में पहुंचेगा तो क्या आएगा आंसर, तो वही हम बताए हैं। अब मैं इसको फॉर्मूला पे बताता हूँ। तो पूछ रहा है 7वां पद ना, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या है, तो ए बराबर है 7। चलिए लिख दिए, ए बराबर 7 हुआ। डी बराबर क्या है, तो बाद में से पहले वाले घटाएंगे, तो 9 माइनस 7 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको बोल रहा था 7वां, यानी एन बराबर 7 तक हमको निकालना है। तो चलिए 7वां पद तक निकालते हैं हम। तो लगाते हैं फॉर्मूला, ए एन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है 7 पद, यानी 7वां पद निकालना है। तो ए 7 कर दिए, ए का मान कितना है, तो 7 है, तो चलिए रख दिए 7। उसमें कितना आया था आपको पता है ना, 19 शायद आया था, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद 19 में लिखा था। अब देखना है कि 19 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इन का मान कितना है, तो 7 में आना है। ठीक है, 7 ही ना है, इन बराबर देख सकते हो 7 है। एक हम लिख रहे हैं, डी का मान कितना है, तो डी का मान 2 है। चलिए लिखिए 7 प्लस 7 में से घटाएंगे तो 8 आएगा, आई मीन सॉरी, इस कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 दूना क्या होगी, 2 है पहले से, तो 6 दूना 12 और 12 और 7 19, तो 19 आया ना। तो यही चीज हम बात बोल रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर से अब ऐसे कुछ दे देगा कि मतलब कि सार्वंतराल ही बोल दिया, ये चीज बोल देगा कि प्रथम पद से 7 है और सार्वंतराल आई मीन 2 है, एवं तो उसका 7वां पद निकाले या 8वां पद निकाले, ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी बना लोगे, मेरे को हिसाब से पता है आप क्या बना लोगे। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूले में पूछ देता है डायरेक्ट, यहाँ पे फॉर्मूला में पूछा गया है कि जो फॉर्मूला होता है, जो जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया गया है, यदि एपी का प्रथम पद ए है, एपी का प्रथम पद ए है, पदों का अंतर डी है, और तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी एनवा पद, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला। तो ये एन बराबर फॉर्मूला हो गया। तो कभी कभी आपको ऐसा पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं पूरा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं आपको बस यही चीज़ बता रहा हूँ जो वहाँ पे पूछने वाला है। ठीक है, और जो 1 नंबर में पूछने वाला है, तो मैं उसी के लिए मैं आपको अभी तैयारी करवा रहा हूँ इस 2 वीडियो से। ठीक है, जो कि मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरा वीडियो है ऐसा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है कि 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। तो जैसे मैं बनाया था, एन के जगह 12 रख दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 5 8 और 11 और 14 डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा। कुछ ही पूछ रहा है 12वां पद। देखो जहां पे भी अगर वहां लगा हुआ रहेगा ना लास्ट में, तो आपको उसको मान लो कि एन रहेगा। ऐसे भी एन ही है। ठीक है, ऐसे भी वहां लगा हुआ है, तो आप इसको 12वां पद निकालना है। तो ए बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। डी निकालेंगे तो बाद में से पहले वाला, तो 8 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन बराबर कितना कह रहा है, 12वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए 12 हमको निकालना है, ए का मान कितना है, तो 5 है। चलिए लिख दिए, एन का मान कितना है, तो 12 है। ये घटा दिए, डी का मान कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा था, ये भी लिख दिए। तो 5 प्लस 12 में से क्या जाएगा, तो 11, और ये 3 हुआ। तो 5 प्लस 11 33, 33 और 5 कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 38 आएगा। इस तरीके से बनाना है आपको कि 12वां पद निकालने के लिए बोल दे या 18वां पद निकालने के लिए बोल दे, तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बोलते हैं, आई मीन बढ़ते हैं।
समांतर श्रेणी में, हाँ ये कभी कभी ये भी पूछेगा ना कि कौन है जो समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में रहने का मतलब है, मैं इसी से बताता हूँ कि जैसे कि समांतर श्रेणी में कब वो रहेगा। जैसे कि देखिए समांतर श्रेणी में कहने का मतलब ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे से कुछ घटे तो यहाँ पे से कुछ घटे, ऐसे नहीं। सबका जो अंतर है ना वो बराबर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। और 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी सारे जगह पे 3 आ रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे 3 आए और दूसरा जगह पे घटाएं तो फिर 6 आ जाए, फिर दूसरा जगह पे घटाएं तो 9 आ जाए, तो ये भी तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस समांतर श्रेणी में ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जहां पे भी दो पद है ना तो दो पदों का अंतर करेंगे तो सब बराबर आना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी प्रकार से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, 8वां पद निकालो, 7वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, तो इसी प्रकार से आप रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा ना कि 1 + 2 + 3 प्लस बराबर प्लस n किसके बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। मैं इसका लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 + 2 + 3 प्लस, यही वाला प्रक्रिया हम कहाँ तक करेंगे, तो n पद तक करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आई मीन n × n+1/2, इसका ये फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है कि आप फॉर्मूला होता है कि अगर इस तरीके से पूरा लगातार n तक जोड़ दिया गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n × n+1/2 होता है, जो कि मैं लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप देख लेना, ठीक है। तो सार्वंतराल पूछा, हाँ अगर निगेटिव में आ जाए तो जैसे एपी जो मतलब जो समांतर श्रेणी में जो दिया गया है, ठीक है, तो वो निगेटिव में दिया गया है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। जैसे देखिए -10 -6 -2 और +2 है, तो इसका बोल रहा है सार्वंतराल। तो सार्वंतराल कभी भी पूछे तो बाद में से पहले वाला, चाहे तो माइनस वाला हो चाहे तो प्लस वाला, उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। तो बाद में से पहले कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से निकाल, यहीं ये दोनों से निकालते हैं, ये दोनों से। तो बाद में तो ये है आगे वाला से, तो आगे वाला में से घटा रहे हैं पीछे वाला, तो पीछे वाला देखिए माइनस में है, तो ऐसे घटा रहे हैं, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, और 6 में से जब 2 जो मतलब घटेगा, ठीक है, तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका सार्वंतराल कितना आया, तो 4 आया। सार्वंतराल कितना आया, तो इसका 4 आया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन भी मतलब कि ये लेसन भी कंप्लीट हुआ समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं बार बार आपको ये बात पे रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए और एक चीज और है, अगला क्वेश्चन है ना कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पक्का पूछेगा, आप याद रखना, ठीक है। पक्का ध्यान रखना कि चक्रीय चतुर्भुज के आई मीन समूह कोणों का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, सम्मुख कोणों का, ठीक है, कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बोलोगे समूह कोण कैसे, समूह कोण, तो मान के चलो ना कि जैसे ये वाला ऐसे है ना इस तरीके से, तो ये जो समूह कोण का मतलब ये वाला दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, बराबर होगा, मतलब कि 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए इस तरीका से, और ये इधर से 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है ना, तब होता है क्या, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब इसको बोलते हैं आई मीन समूह कोणों का योग, यानी आमने सामने का, आमने सामने का, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए ये भी देख लिए, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जितना भी समबाहु त्रिभुज होता है ना सब समरूप होता है। अब समरूप का तो मतलब पता है ही। देखिए अगर एक गोल पारे छोटा सा और एक गोल पारे बड़ा सा, ठीक है, तो रहेगा तो दोनों गोले ना, ठीक है। यानी समरूप, समरूप कहने का ही मतलब है, समरूप कहने का मतलब सम मतलब बराबर, यानी बराबर होना चाहिए, मतलब इस बराबर, ये आकृति बराबर नहीं होनी चाहिए, रूप बराबर होना चाहिए। क्या है, रूप सम हो, यानी सेम सेम दिखे, चाहे तो बड़ा हो चाहे तो छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सेम दिखे, छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, सारे का सारा सब क्या कहलाएगा, तो समरूप कहलाएगा। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज आपको छोटा त्रिभुज दे दिया जाए तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग, और बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज दे दिया जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। दोनों का दोनों क्या होगा, तो दोनों जो त्रिभुज होगा ना वो समरूप ही होगा, ठीक है। चाहे तो समबाहु त्रिभुज आपको छोटा दे दिया जाए या बड़ा दे दिया जाए, यानी कह सकते हैं कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, यानी समबाहु त्रिभुज जो भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा,
ठीक है, क्योंकि इससे मुझे वो मोटिवेट मिलता है कि हाँ मेरे पास में इतना लाइक आया, मैं इतना अच्छा से बता रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है ना। ठीक है, कर सकते हो, मर्जी होगा तो। और देखिए अब अगला क्वेश्चन और भी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस पे ध्यान रखते हो तो आपको मैं क्या बताऊँ। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं भुजाएं दे दिया गया है। ठीक है, अब ये जैसे कंफ्यूजन कर रहा है भुजाएं देकर, भुजाएं दे दिया गया है 4:9। मैं जरा थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुज की त्रिभुज त्रिभुज की भुजाओं भुजाएं, ठीक है, भुजाएं दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 4:9 दिया गया है। भुजाएं कितना दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया गया है, 4:9। ये 4:9 आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है। तब बोल रहा है ना इसका कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए जब भी इस तरीके से अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना, तो जब बोले क्षेत्रफल ना, आप इस पर ध्यान दो, क्वेश्चन आना ही आना है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का दम 100% है। ठीक है, तो देखो अगर दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं इतना है, मतलब भुजाएं दिया गया है और क्षेत्रफल निकालना है, तो कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल में हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, और वो जब भुजाएं निकालेंगे तो घटेगा। ठीक है, अब घटेगा ऐसे नहीं कि माइनस कर देना, वैसे नहीं, जैसे कि ऐसे, जैसे भुजाएं 4 है तो 4 चौका तो 4 × 4 और फिर अनुपात 9 × 9, तब ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा ये, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो 4 चौके हो गया 16 और 9 हो गया 81। तो देखिए तो कैसे दे रहा था, कोई कोई कंफ्यूजन में हो जाए बच्चा, इसीलिए 4:9 दिया है कि ऐसा नहीं कर लेना कि 4 का हुआ 2 और 9 का होगा 3, यानी 2 अनुपात कितना हुआ, तो 3 हुआ, तो ऐसे कोई कर दे जिसके चलते ऐसे दे दिया गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, मतलब जितना दिया गया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा अनुपात में, तो उसको स्क्वायर करके इस तरीके से कर देना है, तो आपको क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल दे दिया गया है, जैसे क्षेत्रफल दिया गया है 16:81, तो अब इसको से बोल रहा है जैसे ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि ये वाला निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, और ये आपको दे दिया है, क्वेश्चन, ये 16:81 है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात यानी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, तो 16:81 दिया गया है। तो इनके भुजाएं के अनुपात निकालने के लिए बोला गया, तो 16 का हुआ 4 और 81 का हुआ कितना हुआ, तो 9 हुआ। ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है भाई कि ऐसे ही पूछे। ऐसे पूछ सकता है कि क्या हुआ कि 5 और ये कर दिया 16, ऐसे कर देगा। अब बोलेगा भुजाएं का अनुपात बताओ, तो जब 5 तो निकलने वाला है नहीं, तो नहीं निकलने वाला तो रूट में ही रह गया, और 16 का निकल गया 4, तो ऐसे होगा। ठीक है, आप ये सब ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, मैं अब बता दिया ऐसा क्वेश्चन भी। अब इसके यानी आपको कहीं भी अगर दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया गया है तो भुजाएं निकालना है, तो मतलब कि जब क्षेत्रफल दिया गया है तो मतलब उसमें से दो दो में से एक वो निकालना है। जैसे 16 है तो 4 4 मतलब 4 चौके 16 यानी 4 निकलेगा, 36 है तो 6 निकलेगा। इस तरीके से करना है आपको। मेरे को आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखिए और है, इसमें भुजाएं दिया गया है, अभी जो बताया ना उसी प्रकार से। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया गया है क्या, तो अनुपात दिया गया है, अभी जो बता रहे थे वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात है ये। ठीक है, ये क्या है, तो भुजाओं का अनुपात है, दिया गया है 2:3। तो बोल रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वही जो त्रिभुज है तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 2 का हुआ 4 और 3 का हुआ 9, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 4:9। तो ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो मैं अभी तुरंत बताया। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप, सभी त्रिभुज समरूप, मतलब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप, यानी सभी त्रिभुज नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप। ठीक है, क्योंकि सभी त्रिभुज की बात करेंगे तब त्रिभुज भी तो अलग अलग प्रकार का होता है ना, तो वो समरूप नहीं होगा वैसे। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 4 का 16 हो गया और 9 का 81 हो गया, यानी 16:81। चलिए ठीक है,
दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो ये थेल्स ने कहा था। यानी जितना हिसाब से ये पेटी कटेगा वो उतना हिसाब से भी दूसरा साइड होगा। चलिए अगला होता है सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग भी समरूप होगा। ठीक है, सभी वर्ग क्या होगा? तो समरूप होगा। और क्वेश्चन अभी जो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मैं जो जो बताया यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बता दिया ना, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। एक पूछा जाएगा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो भुजाओं का अनुपात निकाले। तो कैसे निकालना है मैं बता दिया। अगर भुजा दिया जाए तो फिर क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दिया जाए तो भुजा पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, और इसमें सवाल पूछेगा कि सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। या सभी वर्ग सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। ऐसे नहीं बोल दिया जाएगा कि सभी त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी त्रिभुज नहीं होगा, बोल देगा कि कौन त्रिभुज है। ठीक है, अगला अगला लेसन चलते हैं। तो अगला लेसन है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। मैं सारे के सारा मैं हटा के रखा हूँ, और निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसमें पूछेगा ना, एक क्वेश्चन है, ठीक, किसी बिंदु के अक्ष से, मतलब कहने का मतलब है कि दूरी क्या कहलाती है। हम इसमें ऐसा पूछेगा कि इसमें पहले पूछेगा कि भुज और कोटि क्या होता है। ठीक है, तो देखो x को बोलते हैं भुज, ठीक है, और y को बोलते हैं कोटि। तो ये क्वेश्चन तो पहले पहले आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो इसमें कि x को क्या कहते हैं? तो x को कहते हैं भुज, और y को क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक है। अगला है किस चतुर्थांश में होगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन है 4, - 3 ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छा से बता देता हूँ। देखो किस चतुर्थांश में है ये वाला 4, - 3। तो देखो क्वेश्चन है कि 4, - 3 किस चतुर्थांश में है। तो पहले मैं ऐसा बना लिया। ठीक है, यहाँ पे होता है x, यहाँ पे होता है x डैश, ठीक है, यहाँ पे होता है y, और यहाँ पे होता है y क्या होता है डैश। ये होता है प्लस में ना, ये यहाँ पे क्या होता है? इसका प्लस में होता है, तो यहाँ पे इसका माइनस में होता है। इसका फिर से प्लस में होता है, तो इसका फिर माइनस में होता है। तो पहले लिखा जाता है एक्स का, फिर लिखा जाता है वाई का। ठीक है, यानी पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, और पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, है ना। लिख लिए इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, आपको क्या करना है। ये हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हुआ सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये हुआ थर्ड, और ये हुआ फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में हो गया। तो पहले एक्स को लिखेंगे, तो एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस। और वाई, तो वाई का भी चिन्ह क्या है? प्लस। यानी कहने का मतलब है कि पहला कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होगा? प्लस प्लस होगा। सेकंड वाला में आते हैं, तो पहले में एक्स को लिखना है, तो एक्स के कितना है? माइनस है, तो माइनस लिखे। ठीक है, और वाई, तो वाई का मान कितना है? प्लस है, यानी प्लस में आ रहा है इसका चिन्ह, तो प्लस में लिखे। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो इसमें क्या होगा? तो देखिए पहले एक्स के हमको लिखा जाता है, एक्स के लिखा जाता है, तो एक्स में कितना है? माइनस, और वाई में भी है माइनस। तो चलिए इसमें दोनों का दोनों माइनस हुआ। अब इसमें आते हैं, तो इसमें पहले लिखा जाता है एक्स का, तो एक्स का कितना है? प्लस है, और y का कितना है? तो y का माइनस है ना। देखिए ना, y का है ना माइनस, ठीक है, y डैश का माइनस है। यानी इस तरीके से कोऑर्डिनेट हुआ। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 4, - 3। तो 4, - 3 कहने का मतलब इसमें आगे प्लस छुपा हुआ है, यानी प्लस और माइनस ऐसे ही है ना। इसके आगे प्लस है तो प्लस हुआ, और इसमें छुपा हुआ माइनस, तो माइनस हुआ। यानी प्लस और माइनस कहाँ पे है? किस में है? देखिए, तो एक प्लस है एक माइनस, तो पहले बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, तो यही ना है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? तो 4, यानी चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ भी बोल दे या 4 बोल दे, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। तो चतुर्थ कोऑर्डिनेट में है, यानी चतुर्थांश में है। ठीक है, नहीं पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थ में है, चौथा कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये। ठीक है, इसका चिन्ह। अभी जैसे क्वेश्चन और भी आ जाए 5, -6 नहीं +6 कर देते हैं। ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? तो देखिए इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस इसी में ना है, तो यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रथम। ठीक है, इसमें बोल दिया जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि -6 + 7 6 ऐसा कुछ है, -5 + 6, तो ये किस कोऑर्डिनेट में है? तो माइनस है और फिर प्लस है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में है? तो सेकंड में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपने बता दिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दे दिया है फिर से, आपको इसमें ज्ञात करना है कि भुज कितना है, कोटि कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि -12 और -18। ठीक है, क्वेश्चन है कि -12 और -18 में, -12 और -18 में कि भुज कौन है, भुज कितना है। तो देखिए भुज कौन सा कहलाता है, तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि पहले वाला होता है जो भुज होता है, अब बाद वाला होता है जो कोटि होता है। तो भुज कितना होगा? तो भुज होगा -12, तो -12 आंसर हो गया इसका। चलिए ये भी ठीक हो गया।
अब आपको पूछेगा बीच की दूरी बहुत है, आई मीन ये बीच की दूरी तो हमेशा पूछता है ना, ये बीच की दूरी हमेशा आपको पूछेगा। ये क्वेश्चन दे दिया है कि ए पॉइंट पे है, मतलब ए बिंदु पे है 2, -3 और बी बिंदु के पास में है 2, 2। आप बोल रहा है इसको आपको कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप लगा सकते हो। तो इतना ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव में करना नहीं है, बस अब मैं सिंपल से थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ बस खाली। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऐसे कर लिए, x2 कितना है, x2 ये देखिए x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 में कितना है 2 है ना, x2 है ना कितना 2 है, तो माइनस माइनस किए, ठीक है। x1 कितना है, तो x1 ही है, तो यू 2 ही है, तो 2 लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर। ये y2 में कितना है, y2 में 2 है तो 2 लिख दिए। y1 में कितना है, तो y1 में माइनस है, ये पहले से माइनस फिर से माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +3 हो गया, स्क्वायर यहाँ पे तो है ही। चलो इसको और आगे करते हैं, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 2 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। इसको और भी करेंगे तो 0 खत्म हो गया, यानी 5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी निकलेगा कितना, 5 निकलेगा। यानी ए बी के जो डिस्टेंस निकला, ठीक है, ए से बी तक के जो बीच की दूरी निकली वो कितना निकला, तो 5 इकाई निकला, ठीक है। तो इकाई 5 इकाई, ठीक है। तो इतना इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि 6, -5 नियामक का भुज क्या है, इसमें भुज क्या है, तो भुज क्या होगा, भुज 6 और कोटि -5, यानी भुज और कोटि, ठीक है। चलिए भुज कोटि हो गया। अब अगला है कि प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। इसको भी मैं बता ही दिया कि कोटि कहलाती है उसका। फिर से बोल रहा है कि 4, की दूरी क्या होगी मूल बिंदु से। मूल बिंदु का मतलब आपको पता है ना, मूल बिंदु का मतलब कि 0 0, जहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है एक्स वाई का, जो भी जो अक्ष जो शुरुआत होता है ना वहां पर से, तो इसका 0 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पर से ऐसे करके, कि यहाँ पर से पहले 0 करते हैं, फिर 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, यहाँ भी 1 करते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करके बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे जो है ना एक्स वाई दोनों क्या है, 0 0 है, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब बोले कभी भी मूल बिंदु से दूरी निकाले, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन दिया गया है कि 4, -3 आई मीन क्या बोले कि मूल बिंदु से बिंदु 4, -3 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से कभी भी बोले तो आपको इतना इसको लेना नहीं है कि मूल बिंदु पहले ओ मानते हैं फिर उसको 0 0 मानते हैं, इतना नहीं करना है। हाँ, अगर पूछ दिया जाए कि मूल बिंदु में एक्स और वाई कितना होता है, तो मूल बिंदु में जैसे मूल बिंदु ओ है और इसमें तो एक्स भी होता है 0, वाई भी होता है 0। अब इससे बोल रहा है, इससे इसको डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस बोल रहा है तो तय कि इसको स्क्वायर कीजिए ना, तो 4 चौके 16, रूट में कर देना है आपको प्लस में 3 माइनस में रहेगा ना तब भी आपको प्लस में जोड़ के लिखना है, ठीक है। आप माइनस को चिन्ह को ध्यान मत देना, क्योंकि स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस रहे तब भी प्लस करना है, प्लस रहे तब भी प्लस करना है, ठीक है। माइनस रहे तब भी प्लस करना है, माइनस रहे तब भी प्लस करना है, और प्लस रहे तब भी प्लस करना है, ठीक है ना। तो 3 3 कितना हुआ 9, और 16 9 कितना हुआ 25, और 25 का कितना निकला 5 इकाई। यानी मूल बिंदु से बीच की दूरी इसका क्या होगा, तो 5 इकाई होगा। चलिए ये भी मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु के वाई अक्ष से उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो वाई अक्ष बोले तो एक्स निर्देशांक, और उसका उल्टा अगर एक्स बोले तो वाई निर्देशांक, ये आप याद रखना उल्टा, ठीक है। जो हल करने वाला नहीं है उसको मैं डायरेक्ट ऐसे बोल दे रहा हूँ। अगर आपको वो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हो तो आपको वीडियो को रोक कर आप लिख लेना इस बात को, ठीक है। किस पाद में स्थित है, 4, 3 किस पाद में स्थित है, तो देखिए किस पाद में स्थित है कहने का मतलब है कि ये प्रथम में है, दोनों प्लस में है तो प्रथम में है, ठीक है। एक्स एच का, चलिए ठीक है। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर से दूरी आ गया है, वो मैं बता चुका हूँ आपको बीच की दूरी, ठीक है। किस चतुर्थांश में है, -8,6 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस में है फिर प्लस में है। अब देख लेना माइनस और प्लस में, यानी एक तरीके से कहने के बाद तो सेकंड यानी द्वितीय में है, ठीक है। द्वितीय कोऑर्डिनेट में जाएगा वो। चलिए अगले देखते हैं, इसमें से भुज क्या है कोटि क्या है, मैं बहुत बार बता दिया भुज और कोटि। इसमें पूछ रहा है -6 और 7 में कोटि कौन सा है, ठीक है। भुज नहीं बोल रहा है, कोटि बोल रहा है, तो कोटि ये 7 हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि पहले होता है भुज बाद में होता है कोटि। चलिए मूल बिंदु से दूरी 2,3 के, तो 2 दूनी 4 3 3 9, 9 4 13 13 अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट 13 हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए हम इसका भी क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका भी मैं बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला लेसन से अभी हम क्या बोले कि
त्रिकोणमिति में अब एंट्री मारने वाले हैं और त्रिकोणमिति में आप मैं आपको और भी बेहतर रूप से बताने का कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ दिया जाए, जैसे इस ऐसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और त्रिकोणमिति में आप एक काम जरूर करना, टेबल आप याद जरूर रखना, क्योंकि अगर टेबल याद नहीं न रहेगा तो आप सही से मान नहीं निकाल पाओगे। तो टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ देगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, तो टेबल याद रहेगा तभी तो बनेगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, अब ट्रिगो से आ रहे हैं, ठीक है, कि 2 cos थीटा बराबर है √3, ठीक है। 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो, इस तरीका के फार्मूला में, मतलब कि मैथ में, देखो कि ये जो कॉस है, जैसे भी इसको पहले थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो देखो, cos थीटा बराबर होगा √3 और नीचे होगा 2। तो देखो, पहले cos थीटा में देखो कि cos थीटा में आपको जाना है इधर से cos में, और इधर से आपको देखना है कि √3/2 किस में आ रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे है √3/2। जहां पे मिलेगा वहां पे देखो कि ऊपर में कितना एंगल है, ठीक है। तो वो हिसाब से देखना। तो ये जो होता है ना, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो पे, मतलब इस चैनल पे ट्रिगो से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, एक अपलोड किया था कि आपको इसको कैसे हल कर पाओगे। मैं इसका और भी वीडियो अपलोड करूंगा, बिल्कुल एकदम बेहतर रूप वाला। अब यार थोड़ा टाइम आने दीजिए, ठीक है। ऐसे टाइम तो आ ही गया है, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिलता तो अपलोड ही कर दूंगा। लेकिन ये सब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मैथ का ना मैं बहुत ही बेहतर रूप से चुटकियों में मैं बता सकता हूँ, इसका अलग अलग तरीका से अपना कर, और बहुत ही आपको समझ में भी आएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अभी आप इसको देख लो, तो देख लो कि ना cos थीटा √3/2 कितना में होता है, ठीक है। जैसे देखिए, साइन अगर बात करें कि साइन थीटा बराबर अगर आपको √3/2 दे दिया जाता, तो √3/2 होता है 60 में, कितना में होता है 60 में। तो आप एक बात याद रखना, ये जब 60 में होता है ना, ये जब 60 में होता है तो 30 अगर जोड़ेंगे ना, तो जितना cos होगा ना, cos थीटा में जितना में 30 का मान होगा ना, तो उतना ही ईहू होगा। नहीं समझ में आया ना बात, चलिए रहने दीजिए। कहने का मतलब है ना कि अगर इसमें है आपको 60 डिग्री आ रहा है, कि साइन 60 में हो रहा है √3/2, तो मतलब कि आप समझ लो कि cos 30 में भी होगा √3/2। अब जाके देख लेना, यानी दोनों का अगर एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन 60 में भी होगा √3/2, तो cos 30 में भी होगा √3/2। अब यहाँ पे दिया गया क्या है, तो दिया गया है √3/2, यानी साइन, अगर आपको cos का मतलब साइन का याद है तो cos का भी पता चल जाएगा। तो साइन में होता है 60 में √3/2, तो 60 और 30 हुआ 90, यानी ये 30 में होगा √3/2। अब मैं निकालता हूँ, तो देखिए cos थीटा का cos थीटा रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं cos कितना लिख सकते हैं इसको, तो 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री। cos 30 में आएगा √3/2, देख लेना आप, तो काटना नहीं है, आप ऐसे ही बस बराबर कर लेना कंपेयर से। तो cos से cos कैंसिल, और ये हो गया 30 डिग्री। और ये इतना नहीं, आप ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे हो तो सीधा हटा देना, ठीक है। थीटा वाला कितना आ गया, 30 डिग्री, अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन तो आप ऐसा बनाना है आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजन करता है। ऐसा क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दिया गया है A B C और ये हुआ D। ये 1 2 3 9 ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आप अधिकतर बच्चे जो मारते हैं ना, उनको लगता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, तो हम 1 मारेंगे, ठीक है। लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 9 भी है, तो 9 अब हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो 9 जब कॉमन कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना तो हो जाएगा कॉमन करने के बाद। और जब कॉमन करें तो इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 9 गुना 1 यानी कितना हुआ, तो 9 आया, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो डी वाला होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, जो कि मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन है ना कि tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है √3, tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो √3, तो थीटा का मान क्या होगा, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, tan थीटा के tan थीटा ही लिखते हैं, तो √3 कितना में होता है, तो tan 60 में होता है, तो इसको हम √3 को लिखते हैं। और tan tan जब tan है तो tan में ही देखना है, इसको भी tan में चेंज करना है। जब ये ऐसे रहेगा ना, तो इसको जब चेंज कीजिएगा ना, तो tan में करना है। तो tan 60 में होता है, tan 60 में होता है √3, tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना आ गया, तो आ गया ये 60 डिग्री। तो ऐसे बनाना है आपको। डायरेक्ट देखिए पूछ दिया क्वेश्चन में कि tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान कितना होगा, तो √3 होगा ना, √3 होगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए 30 या 90, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब 30 डिग्री यहाँ पर रखो, तो cos 30 डिग्री,
अब cos 30 का मान कितना होता है, तो होता है √3/2। तो इसका आंसर आ गया √3/2, क्योंकि ये sin 60 के बराबर होगा। फिर से और क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन आने लायक है मैं वही मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ठीक है। आप चलिए, और भी ऐसे है। कभी कभी अगर आपको पाई में दे दिया जाएगा तो क्या करोगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 मिनट। जैसे पूछ दिया जाए कि tan π/6 का मान क्या होगा, tan π/6 का मान क्या होगा। तो पाई का मान रखना है, देखिए ट्रिगो में अलग होता है, मेंसुरेशन में अलग होता है पाई का मान, ठीक है। तो पाई का मान क्या होगा, तो पाई का मान ट्रिगो में रखना है 180 डिग्री। अब अगर आप 180 डिग्री रखोगे और 6 से भागा दोगे, तो अब देखो tan है, ठीक है, 180 डिग्री रखेंगे और 6 से भागा देंगे तो 6 3 18, 0 बचा तो 0 रख दिए, यानी tan कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है ना। कितना होता है, 1/√3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/√3। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया जाएगा ट्रिगो में कि sin स्क्वायर a+b प्लस cos स्क्वायर a+b, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1, क्योंकि एंगल में दोनों बराबर है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका भी मान 1 होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि sec स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि सेक वाला में माइनस होता है और साइन वाला में प्लस होता है, और कोसेक वाला में भी माइनस होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन है कि tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर कॉट के रूप में दिया गया, उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो है ऑप्शन आता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस a है तो a कर देंगे, अगर x है तो यहाँ पे x कर देंगे, अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा कर देंगे। इस तरीके से आएगा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बहुत बार पूछ चुका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होगा। चलिए ये भी हो गया। अब 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर का मान क्या होगा, तो 8 होगा, क्योंकि 8 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, अगर ऐसे भी बोल दिया जाए ना, ठीक है, मतलब कि cos स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, तो इसका वही मान 1 होगा। कहीं कहीं कुछ गलत बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो आप माइनस कर लेना, मैं सुधार कर रहा हूँ जो मैं गलत बोल पा रहा हूँ वो। तो चलिए इसका मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा इसका इतना ट्रिगो में ऐसा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अभी और एक और लेसन है ट्रिगो का, उसमें भी देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा, अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं बताया हूँ, शायद इसको मैं अभी अपलोड ही नहीं किया हूँ शायद। कहने का मतलब कि मैं उसमें नोट्स में, मतलब जो मेरा नोट मोबाइल में जो नोट करके मैं जो रखा हूँ वो शो नहीं कर रहा है, दूसरा का लेसन का ट्रिगो, वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन कब के भी आपको ऐसा आएगा कि साइन 40 डिग्री बटा में कॉस, ये ऐसे से कर दिया और बराबर कर देगा 1, तो इस कॉस में कितना भर आएगा, तो 1 होगा। तो अब याद रखना कि साइन 40 डिग्री है तो कॉस 50 डिग्री अगर भरेंगे ना, तो 40 और 50 कितना हो, 90, तभी हो जाएगा 1, क्योंकि जो कॉस 50 है ना वो कॉस साइन 40 के बराबर होगा, और साइन 40 है ना वो कॉस 50 के बराबर होगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर tan है 30 डिग्री, तो कॉट कितना होना चाहिए, कॉट tan के साथ में कॉट नहीं ना होता है, सेक ना होता है, ठीक है। tan के साथ में, जैसे कि स्क्वायर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, तो tan के साथ में नहीं कॉट ही होता है, सॉरी, ठीक है। तो tan के साथ में कॉट है, तो अगर इसमें 60 डिग्री है, ठीक है, tan में कितना है, tan में 30 डिग्री और कॉट में 60 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 60 है ना, tan 30 के बराबर होगा। वैल्यू देख लेना निकाल, उसी प्रकार से साइन 50, इसको तो वैल्यू निकाल के देख सकते हो टेबल में, जितना कॉट 60 का मान होगा ना उतना ही tan 30 का मान होगा, ठीक है। तो कॉट 60 में कितना होता है, तो 1/√3 होगा, तो tan 30 में भी 1/√3 होगा। हाँ, tan 60 में कितना होता है, √3 होता है, तो इसमें फिर cot 30 में होगा 1/√3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है,
तो व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है तो 360 डिग्री का कोण बना हुआ होता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर 360। दो छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ आसपास रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ आसपास रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो आसपास रेखाओं की संख्या हमेशा 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। 2 एगो ही हो सकता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखे खींची जा सकती है? ये वृत्त है और ये वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, कितनी वृत्त स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, यानी काटना नहीं चाहिए, यानी 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये भी मैं बता दिया, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव मेरे को बन रहा है, मेरे को लग रहा है कि बताना चाहिए, तो इस टाइप का मैं बता दिया, ठीक है। अब दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, कभी भी अगर क्षेत्रफल बोलेगा ना इस तरीके से सेम सेम में, तो आप उसको बढ़ा देना। और अगर उसका भुजाएं वगैरह बोलेगा, जैसे कि बोल रहे इसमें क्वेश्चन है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए कि R1 और R2 का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4। तो कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात जब भी निकालेंगे, ठीक है, यानी पाई R1 का स्क्वायर और अनुपात पाई R2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16। और अगर ये क्षेत्रफल में दे दे तो एक करके निकाल लेना। 9 का 3 होता है और 16 का 4 होता है, मतलब वर्ग अच्छे से निकालना है, रूट से निकालना है, ठीक है। अब दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए 4:1 दे दिया जाए, ठीक है। अभी कैसे किया है ना कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात अभी ऐसे दिया है 4:1, ठीक है। तो कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 1 का तो रूट से तो 1 ही निकलेगा और 4 का निकलेगा 2 और 1 का निकलेगा 1, यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हुआ? R1 अनुपात R2 कितना हुआ? तो 2:1, 1 का 1 ही निकलेगा और 4 का 2 निकला, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 44 मीटर परिधि या इतना त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो ऐसा ही पूछ सकता है। क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो जितना मीटर दिया गया है, मतलब जो दिया गया है इसमें जो लगाइए। परिधि दिया गया है 44 मीटर, तो परिधि होता है 2πr बराबर है 44 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है, यानी पाई का मान 22/7 और आर हुआ, ये हुआ 22 मीटर, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। तो ये 7 से गुना हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना है? 7 मीटर आया। तो कह रहा था क्या कि त्रिज्या क्या हो गया? तो कितना हुआ त्रिज्या? तो 7 मीटर। यानी जितना जो रहेगा ना, जैसे 44 मीटर परिधि वाले की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त के त्रिज्या क्या होगा? तो क्या हुआ? 7 मीटर। तो जो रहेगा वही चीज आपको लड़ा देना है। परिधि पूछ रहा है तो परिधि लड़ाओ, क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल लड़ाओ, आप आसानी से बना लो, ठीक है। क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और ये बार बार ये भी ऑप्शन, मतलब कि क्वेश्चन पूछता है कि अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 3π कितना होता है? R²। अब पता है 3πr² कैसे होता है? देखिए ये भी जो गोल है ना, तो गोल है तो ऊपर भी तो इस तरह से रंगाएगा ना, तो इसका हुआ πr², है ना। और ई वाला आधा का होता है 2πr², है ना। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 2πr² एगो πr², तब हो ना गया 3πr², ठीक है। क्योंकि आधा का होता है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², और वो ऐसे जब काटिएगा गोला को पीछे में, जैसे गेंदा को, भरौट गेंदा को, खाली गेंदा को नहीं, अब मान लो कि भरौट कुछ है वैसा मिट्टी उट्टी टाइप का, ठीक है, उसको आप काटोगे ना तो ऊपर में ही गोल बन जाएगा, तो उसको भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही है, क्षेत्रफल का मतलब ही है जहां जहां आपको हाथ फेर रहे हैं वहां वहां फेराना चाहिए। जैसे इसका क्षेत्रफल तो ऐसे पूरा टच कर रहे हैं कि नहीं, तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। जहाँ पर गड्ढा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक है। वहां पे उसका भी निकलेगा लेकिन अलग अलग से निकलेगा, लेकिन मैं वो वैसे नहीं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे काटिएगा तो वहां भी तो पूरा गोल एगो बनेगा वृत्त, तो गोल एगो वृत्त बना ऊपर में, और ये हुआ आधा वाला पूरा चारों तरफ से, तो चारों तरफ से ये आधा वाला, ठीक है। और ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला का होता है जैसे गोल है तो πr² हो गया, और बगला का हो गया 2πr², तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 3πr², यह है आधा, तो इसलिए हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? तो 3πr²।
चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। देखिए बहुत सा क्वेश्चन है ना जो कितने क्वेश्चन को मैं स्किप भी कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है तो उसको मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा हम क्या बोले हैं कि आयतन में भी हम नहीं एंट्री मारे हैं, ठीक है। कुछ कुछ के लिए मैं और भी एक मेरे को वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता मैं आ चुका हूँ। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो जीरो होता है। मैं आपको जितना इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ और इसके पिछले पहले वीडियो में बताया था, तो इतना से आपको 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इस ये वाला वीडियो आप बढ़िया से देख लिए और पिछला वाला वीडियो आप देख लो, तो 30 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरा ठोक मैं बता दूंगा 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो जीरो। और अगर निश्चित घटना की प्रायिकता बोले तो एक होता है, ठीक है। कोई निश्चित घटना की प्रायिकता बोले तो एक, असंभव घटना की प्रायिकता बोले तो जीरो। निश्चित घटना की प्रायिकता बोले तो एक, असंभव घटना की प्रायिकता बोले तो जीरो। अब इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब घटना की प्रायिकता नहीं होती किस मतलब कौन से प्रायिकता नहीं होगा? तो देखिए, और ये अब आप ये भी याद रखो कि कभी भी प्रायिकता का मान ना, जैसे प्रोबेबिलिटी का मान एक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और एक से बड़ा नहीं हो सकता है, आप यह याद रखना। अगर कुछ माइनस उनस में भी दे रहा है तो वही नहीं होगा। जैसे -2 दे देगा तब भी नहीं होगा, अगर 2 दे देगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा तो एक होगा। ये वो होता है क्वेश्चन कि पीई प्लस पीई डैश, ठीक है, बराबर कितना होता है? तो इसका मान कितना होता है? तो एक होता है। ये भी पूछता है बार बार, ठीक है। और माद का बहुलक में तीनों का एक सूत्र होता है, उसका भी पूछता है, वो भी मैं बता दूंगा। एक सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, जब ये सिक्का उछालेंगे तो उसमें कितने संभावना बनेगा? तो दो संभावना बनेगा, ठीक है। चाहे तो चित आए चाहे तो पट आए, तो संभावना दो हुआ। और अगर बोले कि चित आने की संभावना क्या है, मतलब प्रायिकता क्या है? तो 1/2। पट आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/2। जब एक सिक्का को उछाल रहे हैं तब, ठीक है। दो सिक्का का बात नहीं कर रहा, एक सिक्का का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक पासे को फेंकने में 6 आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। देखिए 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो 6 कितना मतलब कि जैसे पासा होता है, यहाँ पे डाइस होता है, ठीक है, डाइस होता है। तो डाइस होता है तो नीचे के वो होगा, पूरा संभावना के वो होगा 6 होगा। तो 6 पासा में तो एक ही वो होता है ना, ठीक है। तो 1/6 कोई भी संभावना आने की प्रायिकता तो 1/6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, अगर मैं किसी किसी क्वेश्चन को मैं गलत बोल दिया हूँ, ठीक है, तो 5 आने की प्रायिकता क्या है? अगर मैं किसी किसी क्वेश्चन में अगर मैं गलत बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ है मुझसे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि आप ये मैं गलत बताए हो, तो मैं फिर से उसको निरीक्षण कर सकता हूँ और समझा सकता हूँ फिर से दोबारा। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर मैं किसी क्वेश्चन को मैं गलत बोला हूँ तो, ठीक है, अन्यथा मैं नहीं बोला हूँ, ठीक है। कुछ मैं ऐसा तो अनुमान लगा रहा हूँ कि कुछ मिस्टेक से हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है, बार बार आता है कि आपको संभव घटना, जैसे कि असंभव घटना के बोल दे या संभव घटना के बोल दे, ऐसे करके दे देगा कि संभव घटना की प्रायिकता 0 पॉइंट, क्वेश्चन दिया गया है वो 0.05, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, तो जो रहेगा ना उसको जोड़िए। चाहे तो उसको जो एक में से ना तो घटा दीजिए, सीधे सीधे एक में से घटाइए इसको। एक में से जितना भी कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपको एक में से घटाना है। अगर एक में से घटा दीजिएगा, जितना बचेगा वही उसका आपका आंसर होगा। तो आपको इसको एक में से घटाना है, तो 1 पॉइंट पॉइंट का कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक रख देते हैं और इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाते हैं 0.05। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पॉइंट वाला आपको कभी भी दे दिया जाए, संभव घटना की प्रायिकता इतना तो असंभव की क्या होगी, असंभव घटना की प्रायिकता इतना तो संभव का क्या होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आपको इस तरीके से एक में से घटा लेना है। अब घटाइए, तो पैसा लेंगे तो 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो 9, नहीं नहीं 4, 4 होगा ना, 10 मतलब 9 में से 5 गया तो 4 हुआ, ठीक है। नहीं नहीं 10 न हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 ना होगा, घबरा रहे हैं, ठीक है। तो 5 हो गया ये, ठीक है। अब ये बच गया कितना? अब ये बच गया 9, तो 9 में से 0 गया तो 9 ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट के समय पॉइंट, और इसमें तो एक पैसा ले लिए थे तो 0 हो गया, यानी कितना आ गया? 0.95। कितना आ गया? 0.95। ये इसका संभव अगर ये बोल रहा है तो ये संभव हो जाएगा, और जब असंभव बोल रहा है तो ये संभव हो जाएगा। 0.95 ये इसका आंसर होगा, 0.95। वहां भी ठीक है, समझ में बात आ गया ना ये वाला। कभी आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी संभव घटना की प्रायिकता 0.05, तो संभव घटना जब बोल दिया तो असंभव का क्या होगा? जब असंभव बोल दे तो संभव का क्या होगा? किसी भी स्थिति में आपको एक में से बस घटा लेना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो और भी देखते हैं क्वेश्चन, इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव छूटा होगा, कोशिश करूंगा और एक आध को वीडियो अगर छूटा उटा है या कुछ गलती में किया हूँ तो उसमें मैं सुधार करने का। और बहुत सारी लेसन भी है जो 5-5 नंबर 4-4 नंबर का भी मैं मैथ बताने वाला हूँ, जस्ट जल्दी ही आ जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।